हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हुए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र, ऑप्शन डी सल्फर चक्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि फास्फोरस चक्र। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। फास्फोरस चक्र के अंतर्गत जब चट्टानों का क्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता, इसीलिए जो इसका विकल्प फास्फोरस चक्र है वह सही होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। कार्बन चक्र की वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चला जाता है? ऑप्शन ए दहन एवं श्वसन, ऑप्शन बी विघटन एवं पोषण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण एवं पाचन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि दहन एवं श्वसन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दहन एवं श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह वातावरण में वापस चला जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस मिल जाती। दहन की प्रक्रिया जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि ईंधनों के जलने से, और पौधों, जानवरों और अपघटकों की श्वसन प्रक्रिया से। इसलिए दहन और श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में वापस चला जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ऑप्शन ए जैव भू रसायन चक्र, ऑप्शन बी जैव भूगर्भिक चक्र, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी अनुक्रम, ऑप्शन डी जैवीय चक्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि जैव भू रसायन चक्र जो होता है वह एक पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। परितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र को जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि घटती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसकी मात्रा जो होती है वह घटती है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती, इसीलिए ऊर्जा की मात्रा जो होगी वह घटती है। देखते हैं आज के पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन ए लाल शैवाल, ऑप्शन बी भूरा शैवाल, ऑप्शन सी हरा शैवाल, ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नीला हरा शैवाल। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नीला हरा शैवाल है। नीले हरे शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टाक, एनाबिना स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जल से भरे हुए धान के खेतों में ये नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक का भी कार्य करते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, इको मार्ग जो है का मतलब होता है पर्यावरण की मैत्रीपूर्ण। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। 1991 में प्रारंभ की गई इको मार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा
उन उत्पादों पर की जाती है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। इस मार्ग का एक उद्देश्य पर्यावरण पर हानिकारक पदार्थों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसके संदूषण से के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए नाइट्राइट, ऑप्शन बी सल्फाइट, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी सल्फेट। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। नाइट्रेट की अधिकता वाला जल जब नवजात शिशुओं के शरीर में प्रवेश करता है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेग्लोबिन बनाता है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। फलस्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की कमी से शिशुओं का शरीर नीला पड़ने लगता है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। नाइट्रेट संदूषण से होने वाले इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर नाइट्रेट होगा। देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? ऑप्शन ए मिनामाता, ऑप्शन बी इटाई इटाई, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी इटाई इटाई। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग तथा हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। साथ ही कैडमियम के प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर एवं यकृत व किडनी भी खराब हो सकती है। कैडमियम जल, वायु एवं खाद्य पदार्थों जैसे फसलों द्वारा कैडमियम अवशोषण से, धूम्रपान आदि के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी इटाई इटाई। ठीक है, देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता? यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक है जो जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता। ऑप्शन ए है वनस्पति अवशेष, ऑप्शन बी है प्लास्टिक पदार्थ, ऑप्शन सी है जंतुलाश, ऑप्शन डी है पुष्प अपशिष्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं वह जीवाणु क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। वनस्पति जंतुओं पुष्प अपशिष्टों का अपघटन जीवाणुओं द्वारा हो सकता है, परंतु प्लास्टिक का कवल जो होता है पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इसे अपघटित नहीं किया सकता। यानी जो प्लास्टिक होता है उसका पुनर्चक्रण तो हो सकता है लेकिन उसको अपघटित नहीं किया सकता, क्योंकि इनका निर्माण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बहुलीकरण से किया जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, यानी प्लास्टिक पदार्थ। देखते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न को। शहरी क्षेत्रों में भराई स्थलों द्वारा घूरा स्थलों से निर्मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि मीथेन होता है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। शहरी क्षेत्रों में घूरा स्थलों से मुख्यतः मीथेन गैस निर्मुक्त होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कई मानवीय क्रियाकलापों से भी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि में भी मुख्य अवयव मीथेन गैस ही होती है। कोयले की खानों में मीथेन एवं वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैप भी कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाते थे। दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से लिए गए थे। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कोई सुझाव है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।